शासन प्रणाली की व्यवस्था ये कौन से एक्ट से निकल के आई? तो आंसर याद रखना 1935 का अधिनियम। एक चीज जरा याद रखो कि सबसे पहली बार आपके सामने ये वर्ड आया, जैसे तीन तरह की दुनिया में व्यवस्था होती है। एक होती है जैसे संघीय व्यवस्था, जो अभी हम 1935 के अधिनियम देख रहे हैं। संघीय व्यवस्था में हमें क्या देखने को मिलता है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। क्या होता है बेटा? शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो केंद्र और राज्य के बीच में फेडरल सिस्टम होने का मतलब देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर और इक्वली इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल सिस्टम होने का मतलब यही होता है। यूनिटरी सिस्टम होने का मतलब क्या होता है? तो यूनिटरी सिस्टम होने का मतलब या एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो एकात्मक व्यवस्था से सीधा सा मतलब ये है कि सेंटर हैज मोर पावर एंड स्टेट हैज लेस पावर, कि ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास ही ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां। एक तरह का और सिस्टम होता है जिसे हम कन्फेडरल सिस्टम बोलते हैं, परिसंघीय व्यवस्था बोलते हैं। परिसंघीय व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है स्टेट्स हैव मोर पावर, जहां राज्यों के पास में या प्रांतों के पास में ज्यादा शक्तियां होती हैं। ठीक बेटा, तीनों सिस्टम में पहले डिफरेंस बेसिक सा समझ में आया कि संघीय व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है। तो दुनिया में एग्जाम्पल भी पहले ही बता दिए होंगे इनके। दुनिया में सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम का बढ़िया एग्जाम्पल यूएसए है, यूनिटरी सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यूके है, और इसका जो है वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। तो इसका एग्जाम्पल हमें कौन देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। अब देखो, हो गया, आगे बढ़ो। सभी ने हो गया बेटा? जो पहली बार देख रहे हो, नोट हो गया सभी लोगों का? बढ़ा जाए आगे। क्या देखने को मिलेगा आपको कि संघ बनाने की बात कही गई है 1935 के अधिनियम में। एक इंडियन फेडरल या भारतीय संघ बनाने की बात कही गई है। ये इंडियन फेडरल जो है वो हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं तीन चीजों से मिला के बनेगा। एक तो ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस, ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस, और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतें। देखो बेटा, कभी भी पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत हुआ करते थे, तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो प्रोविंसेस का जो नंबर था वो प्रांतों की कुल संख्या 11 हुआ करती थी। कितने हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो प्रोविंसेस का नंबर है या प्रांतों की कुल संख्या कितनी हुआ करती थी, तो प्रांतों की संख्या जो है वो हमें कितनी देखने को मिलेगी? 11 देखने को मिलेगी। एक तरह का फेडरल सिस्टम या एक तरह का इंडियन फेडरल बनाने का प्रोविजन किया गया। ये तीन चीजों से मिलकर बनना था ये फेडरल, और वो तीन चीजें हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी? तो एक तो हमें देखने को मिलेगा ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और तीसरा जो है प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर के एक संघ बनना था। दूसरा, इसमें एक शर्त रखी गई थी कि जो भी देसी रियासतें एक बार संघ में शामिल होने के बाद उनको जो है अलग होने का अधिकार नहीं होगा। ये बात लिखा हुआ था कि जो भी देसी रियासतें अगर इसमें इंडियन फेडरल सिस्टम में इंक्लूड होंगी या भारतीय संघ में क्या होंगी? शामिल होंगी, तो अगर एक बार शामिल हो गई तो फिर उन्हें जो है क्या नहीं मिलेगा? अलग होने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो फिर जो है हमें क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं जो है अलग होने का अधिकार नहीं है। और उसके अलावा ये फेडरल बनेगा तब
जब आधे से ज्यादा देसी रियासतें इसके फेवर में होंगी, मोर देन हाफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट अगर इसके फेवर में होंगी, तभी ये फेडरल जो है अस्तित्व में आएगा। तो क्या लगता है कभी रियासतें इसके फेवर में रही होंगी? 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था, वो प्रावधान ये किया गया था कि जो भी फेडरल बनेगा वो फेडरल तभी एग्जिस्ट करेगा जब मोर देन 50% जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या हो जाए, एग्री हो जाए। तो अब देखो पूरी चीजों का क्रक्स सुनिएगा कि 1935 के अधिनियम में एक संघ बनाने की बात कही गई, जो 3 चीजों से मिलकर बनना था, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के प्रांत, और उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रिंसली स्टेट्स। कंडीशन ये रखी गई कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं। एक बार अगर आप भारतीय संघ में शामिल हो गए फिर अलग नहीं हो सकते हो, फिर आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा संघ जो है तभी बनेगा जब 50% से ज्यादा देसी रियासतें अपना सहमति दे देंगी, तभी ऐसा संघ जो है वो क्या होगा, निकल के सामने आएगा। ठीक। अब मैंने बताया कहीं ना कहीं कोई भी संघीय व्यवस्था होती है तो वहां सेपरेशन ऑफ पावर या एक तरीके से शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो जब ये 1935 के अधिनियम में एक तरीके का क्या किया जा रहा है, तो 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की बात कही जा रही है, तो यहां क्या होगा, एक तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी, और लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट में क्या कहा जाएगा, सेंटर के पास में ये पावर होंगी, स्टेट के पास में ये पावर होंगी, और जो किसी के पास में नहीं होंगी वो किसके पास में होंगी, वायसराय के पास में होंगी। तो मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, पहली बार हमें देखने को मिलेगा 1935 के अधिनियम से ही लिस्ट का प्रोविजन या सूचियों का जो है कहीं ना कहीं प्रावधान निकल के सामने आया। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 तरह की लिस्ट बनाई गई। इसमें हमें यह देखने को मिलेगा 3 तरह की लिस्ट निकल के सामने आई। 1935 का जो एक्ट है इससे हमें 3 तरह की लिस्ट देखने को मिलेंगी। एक तो हमें यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरी हमें जो है राज्य सूची जिसे हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और तीसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 सूचियों का प्रावधान आया। ठीक है बेटा, तो आपको बात ये याद रखनी है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा और एक चीज ऐड कर देता हूं कि आगे के लिए काम आ जाएगी, फिर से याद हो जाएगी उस समय तक। तो पहली बात तो 3 सूचियों का प्रावधान कौन से अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से। ऐसा जो है लिस्ट जैसा प्रोविजन जो है वो 1935 के एक्ट से आया। ठीक बेटा, 1935 के अधिनियम से आया। अब वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये 1935 के अधिनियम से 3 सूचियों का जो प्रावधान आया, ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये 3 सूचियों का जो प्रावधान आया 1935 के अधिनियम से, तो ये बताओ कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 59 सब्जेक्ट्स थे। 59 थे, 54 थे, हाँ 59 थे। और राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 54 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। राज्य सूची के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 54 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 36 सब्जेक्ट थे। टोटल कितने सब्जेक्ट थे, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची में कुल कितने विषय थे, 1 मिनट रुकना बेटा।
अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई पीडीएफ का नहीं लिखना है बेटा, जो बता रहा हूं जो लिख रहा हूं उन चीजों को सुनना है ध्यान से। अब इतना टाइम नहीं है, क्लियर हुआ इतना पहले? अब देखिएगा बेटा, सुनिएगा बात ध्यान से। हो गया? क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है बात, इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं चीज को, कि जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, एक साथ बता रहा हूं इसलिए याद हो पाएगी चीज, नहीं तो अलग अलग रटते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। मूल संविधान के अंतर्गत संघ सूची में कुल कितने विषय थे? मूल संविधान के अंतर्गत संघ सूची में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे? बताओ, पहले पढ़े हुए लोग अब बताओ, संघ सूची में कितने थे, राज्य सूची में कितने थे और संवर्ती सूची में कितने थे? बताइएगा। अच्छा, 100 विषय थे। और कोई भैया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत कुल कितने सब्जेक्ट से, अलग अलग नंबर बताइएगा जल्दी से। अलका का कहना है 97। बेटा कुछ भी नहीं बोलना है, हवा में तीर नहीं फेंकने हैं, हम पढ़ रहे हैं। बताइएगा। नहीं, कोई आइडिया नहीं? जो पढ़ चुके हैं, पहले कई बार पढ़ा चुके हैं बेटा ये सब चीजें। देखो, मूल संविधान जो हमारा 1950 में बन के तैयार हुआ था, उसमें संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में हमें देखने को मिलेगा 65 विषय हुआ करते थे, और संवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे। आज का जो संविधान देखोगे, आज का जो संविधान देखोगे उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, संवर्ती सूची में 52 हो गए, यहां 61 हैं, और यहां है तो 97, लेकिन कुछ जगह 100 भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या है कि मतलब जैसे है क्या, 1 2 3 ऐसे करके देखा जाए तो लास्ट नंबर है 97 ही। 1 2 3 करके देखा जाए तो लास्ट नंबर है 97। अब लेकिन इसमें 1 में ए करके एक और लिख दिया है, 64 में मान लो बी लिख दिया है, यहां मान लो 57 में मान लो सी लिख दिया है, तो इन तीन को भी क्या कर लेते हैं लोग, अलग से काउंट कर लेते हैं, संशोधन हुए हैं अलग अलग। अभी पढ़ाएंगे आगे जब पार्लियामेंट बताएंगे, तो उसको हमें ज्यादा कंसिडर नहीं करना है। तो अभी हमें देखना है कि जब 1935 के अधिनियम था उसमें कितनी सूचियों में कौन कौन से थे, और हमें देख पूछा जाए कि मूल संविधान में क्या था, और आज का संविधान जो है उस संविधान में हमें क्या प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरी बात ये समझिएगा, ये आज का जो संविधान है, संविधान में ये सूचियों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो संविधान के अंतर्गत 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में ये 3 तरह की सूचियां बताई गई हैं। ये तीनों लिस्ट जो है वो कहां बताई गई हैं? 7th शेड्यूल में। आर्टिकल नंबर पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद हमारे संविधान का है 246। आर्टिकल नंबर है 246। इस अनुच्छेद नंबर 246 में इन तीनों सूचियों का प्रावधान किया गया। ये सूची कहने का मतलब क्या है? संघ सूची का मतलब है इसमें जो जो बातें लिखी होंगी वो पूरा केंद्र सरकार या भारत की संसद के अधीन रहेंगी वो बातें। राज्य सूची का मतलब है जो भी बातें उन पर राज्य सरकारें कानून बना पाएंगी, अपना आदेश दे पाएंगी। संवर्ती सूची से मतलब है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इन पे कानून बना सकते हैं।
क्लियर? चलिएगा अगली बात समझिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि 1935 के अधिनियम में, इस तरीके से पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? इतना ही पढ़ाओ बस सर, ये वाला जो है, बाकी छोड़ो अभी बाद में देखेंगे। नहीं भैया, वहां जब आएगा फिर से वापस पूछूंगा, पहले हमें 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे ये सब चीजें। क्लियर है ये बात? हम क्या पढ़ रहे हैं ये तो नहीं भूल गए हो भैया? हम 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, और 1935 के अधिनियम में एक तो संघ का प्रावधान किया गया था, उसमें 3 चीजों से मिलकर बनना था, और दूसरा जो है 1935 के अधिनियम में 3 तरह की सूचियों का प्रावधान किया गया है। 1935 के अधिनियम में क्या किया गया है बेटा? 3 तरह की सूचियों का प्रावधान किया गया है। ये बात हमें क्या मिलेगी? देखने को मिलेगी। तो 3 तरह की सूचियों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। चलें आगे बढ़ें। आगे देखा जाए, अगली बात समझिएगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूं इसमें। अगर पूछा जाए कि 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट सूची थी या जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिडुअरी पावर्स, किसके अधीन रखने की बात कही गई थी? तो आंसर याद रखना, वायसराय के अधीन। किताबों में वायसराय ऑप्शन ना मिले तो गवर्नर जनरल भी बोल दिया जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके अधीन थी? आज के समय राष्ट्रपति के अधीन है, अनुच्छेद नंबर 248। आज के समय देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 248 ये किसका प्रावधान करता है? अवशिष्ट सूची का, रेसिडुअरी पावर्स का या अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान करता है, जो कि किसके अधीन होती हैं? राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। किसके अधीन होती हैं? राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। ठीक, 2 आर्टिकल आज आपके सामने आ गए हैं, एक लिस्ट आ गई है आपके सामने। याद रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो पकड़ पकड़ के पीटा पीटा जाएगा भैया। चलें आगे बढ़ें। कोई डाउट? इतने 2 पॉइंट हुए हैं बेटा अभी 1935 के अधिनियम में, अभी 2 बातें बताई हैं, दोनों बातों में किसी को कोई भी डाउट हो? दोनों चीजों में किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं है? मैं अगली बात बताऊं। अगला देखिएगा, आपको पता है द्विसदनीय व्यवस्था पढ़ा चुका हूं, पहले भी बताया था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में विधायक का, चलो अभी एक क्वेश्चन वो करवा ही देंगे यहां पे। तो केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय विधायिका कब आई थी? 1919 के अधिनियम से। क्वेश्चन पूछा जाए प्रांतों में कब आई, तो प्रोविंसेस के लेवल पर हमें देखने को मिलेगी 35 एक्ट। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। प्रांतों में क्या किया गया? द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ये बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। अब देखोगे कि ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो प्रोविजन किया गया, कब किया गया? 1935 के अधिनियम से किया गया। तो ब्रिटिश, टोटल जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, वो ब्रिटिश प्रांत जो है वो 11 हुआ करते थे।
तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कितने में की गई? 6 में किया गया। तो आप ये मत सोचना कि पूरे 11 ब्रिटिश प्रांतों में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया, नहीं। कितने में किया गया? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कितने में किया गया? तो हमें 11 प्रांतों में बाई कैमरल 6 प्रांतों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन हमें देखने को मिलेगा। तो कितने में देखने को मिलेगा? 6 में। कौन कौन थे भैया जिसमें असम इंक्लूड होता था? बंगाल था, बंबई था। तो असम, बंगाल, बंबई, बिहार, मद्रास, और इसके अलावा हमें कौन देखने को मिलेगा? संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ये 6 प्रांतों में हमें ऐसा प्रोविजन किया गया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आगे की बात बताता हूं कि आज के समय प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? क्वेश्चन पूछा जाए कितने राज्यों में द्विसदनीय का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, कितने राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कितने राज्यों में आज की डेट में बताओ भैया? कोई कह रहा है 7 में है, कोई कह रहा है 5 में है। तो कितने राज्यों में आज के समय में हमें देखने को मिलेगी? 8 में है, कोई कह रहा है भैया। ये होमवर्क है, चलो आपका, ये पता करके आना, पढ़ा चुका हूं। 7, 6, 8, 5 जो भी हो पता करके आना है। ठीक, चले, हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ूं? यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन आपको पढ़ा चुके हैं, डुअल रूल। क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रांतों में कब लाया गया, तो प्रांतों में इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो आंसर क्या होगा? 1919 का अधिनियम। और समाप्त कब किया गया? 1935 का अधिनियम। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए केंद्र के स्तर पर कब लाया गया, तो आंसर होगा क्या? 1935 का अधिनियम। और समाप्त कब होगा, तो वही हमें देखने को मिलेगा 1947 में। ठीक, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और 1935 से प्रांतों में द्वैध शासन तो समाप्त हो गया है। दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलेगी कि द्वैध शासन तो समाप्त हो गया है, तो अब स्टेट को क्या होगी? ऑटोनॉमी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अब राज्यों को क्या मिलने लगी? ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता प्राप्त हो गई। क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेते हैं, वो द्वैध शासन नहीं पूछते, वो क्या पूछते हैं? कौन से अधिनियम के माध्यम से राज्यों को या प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई या ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई? तो आंसर होगा 1935 का अधिनियम। कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी दिया गया, तो आंसर क्या लगाना है आपको? 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को और ज्यादा जो है क्या दे दी गई? ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता दे दी गई। पक्का क्लियर हो गया ये बात सभी को? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं?
आगे बढ़ूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चल अगली बात देखोगे, ये हो गया है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर पूर्णतः एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ये बात समझ गए? केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया, लागू किया गया। जैसे प्रांतों में दो विषय बनाए गए थे, ऐसे ही केंद्र में दो तरह से सब्जेक्ट बांट दिए गए। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। एसओएस की काउंसिल को खत्म कब किया गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये बात क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। तो भारत सचिव की जो परिषद है उसे 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिएगा आगे बढ़िएगा। अब देखो वोटिंग राइट 1909 से सीधा कहानी समझना है आपको। वोटिंग राइट लगातार उस पर बात हो रही है। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, मताधिकार का विस्तार किया गया और इसके लिए मतदान करने के प्रावधानों को जो पहले रिजिड हुआ करते थे उनको जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया। 1919 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। अब जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हो गए, तो 1919 के अधिनियम में टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, 50 लाख थे। अब 1935 के अधिनियम तक कितने बताए गए, 3 करोड़ मतदाता हो गए भारत में। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हो गए, 3 करोड़ के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर हो गए। ये हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा अभी बताया 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एक तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो कौन से एक्ट में बताए गए, तो सेंटर स्टेट रिलेशन को जो बताया गया वो ध्यान रखना 1935 के अधिनियम में। केंद्र राज्य संबंधों को पूरी तरह से परिभाषित कौन से अधिनियम में किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों को 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। ओके बेटा, तो 1935 के अधिनियम में ही केंद्र राज्य संबंधों को क्या किया गया, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। अगली बात समझिएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक सभी लोग साथ चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये पहले पढ़ा चुका हूं। फेडरल कोर्ट का प्रोविजन कब निकल के आया, मैंने बताया था फेडरल कोर्ट का प्रोविजन आया 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में। क्वेश्चन पूछा जाए फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1937। तो संघीय न्यायालय की प्रावधान कब किया गया, 1935 के अधिनियम में। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यही संघीय न्यायालय आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, जिसकी स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950 को। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेटा आपको। तो एक तो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बताया था, एक जो है आपको क्या बता रहे हैं, संघीय न्यायालय बता रहे हैं। इनमें कोई डाउट किसी को, ये बात क्लियर समझ में आ रही है? दूसरा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका प्रोविजन 1935 के अधिनियम में किया गया। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। कल की क्लास में ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया था, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस चीज को रिकॉल करो, अंदर रखना है अपने दिमाग में। तो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में कब की गई स्थापना, 1937 में की गई। उसके अलावा आरबीआई का जो गठन जो है, उसका गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ, ये तो सबको पता है, आरबीआई एक्ट 1934।
ठीक है। प्रावधान कहां है, तो 1935 के एक्ट में आरबीआई का प्रावधान किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। ये 3 बातें याद रखना कि आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई अधिनियम 1934 है, और आरबीआई की स्थापना का प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम में है। स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसके अलावा एक रेलवे बोर्ड बनाने का भी क्या किया गया, प्रोविजन किया गया। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए बर्मा यानी कि म्यांमार को इंडिया से अलग कब किया गया, आंसर होगा 1937। 1935 के एक्ट में प्रोविजन था, और क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि म्यांमार को यानी कि बर्मा को इंडिया से अलग कब किया गया, तो आंसर क्या लगाओगे, 1937 में। एक्ट कौन सा है, 1935। क्वेश्चन पूछा जाए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन चल रहा था, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति अभी भी चल रही है, ये बात हमें याद रखना। अब एक बात और समझिएगा कि कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान में एक आर्टिकल देखने को मिलता है 356। संविधान में आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन किया गया है। ठीक बेटा, ये सबको पता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है राष्ट्रपति राज्य की पूरी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा कि 1935 का जो अधिनियम है, इसका एक सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर 93। जैसे धारा 356 है, ऐसे ही हमें क्या देखने, अनुच्छेद 356 है, ऐसे ही धारा नंबर 93 जो है, इसमें सेम बात कही गई थी कि वायसराय राज प्रांत में आपातकाल को लागू कर सकता है। यानी कि उसकी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तो सेक्शन नंबर 93 इक्वल टू आर्टिकल नंबर 356 लिख देना, बस ऐसे। या एक तरीके से वायसराय को क्या दी गई, प्रांतों के मामले में डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्तियां दी गई, जब उसे लगेगा तब वो प्रांतों को निपटा सकता है। तो क्या दी गई बेटा, विवेकाधीन शक्तियां दी गई। ओके, चलें आगे बढ़े। ये हो गया सभी का, यही लिखा हुआ है। वायसराय को अधिनियम की धारा नंबर 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई, जिसके तहत वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता था। विधेयक पर अंतिम अनुमति देने या न देने, मतलब एक्ट पे, बिल पे, वो उसी पे डिपेंड करता था। ये बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये सभी को, इतने पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझ लीजिएगा, एक मिनट बस बेटा। अभी मैंने सेपरेट इलेक्टेड समझाया था ना कहीं पे, देखो 1909 के अधिनियम से मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया। 1919 से मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो आंग्ल भारतीय हैं, यूरोपीय हैं, या उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, ईसाई मिशनरी हैं और सिख हैं, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन आया। उसके अलावा 1935 का जो अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम से हमें क्या देखने को मिलेगा, 1935 के अधिनियम से महिलाएं, दलित कम्युनिटी
और लेबर क्लास, मजदूर वर्ग, इनके लिए जो है सेपरेट इलेक्शन का प्रोविजन आया था, अलग से निर्वाचन। इसका प्रावधान 1935। तीनों सीक्वेंस में याद रखना, तीनों को क्या रखना, सीक्वेंस में याद रखना बेटा। ओके, इन तीनों को ही क्या रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है? समझ में आया है बेटा सभी को? चल तो आगे डिस्कस करें। चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। कौन सा आंसर होगा इसमें? अभिषेक 1935, चंचल 1919, साक्षी 1900, अलका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडियन लेजिस्लेचर को सबसे पहली बार बाइकैमरल कब बनाया गया था? वो ये नहीं पूछ रहा है प्रांत, या ये नहीं पूछ रहा है केंद्र, वो ये पूछ रहा है सबसे पहली बार दो हाउस का प्रोविजन कब आया। और सबसे पहली बार दो हाउस का प्रोविजन हमने 1919 में पढ़ा था। केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ये हमने पढ़ा था कि केंद्र के स्तर पर 1919 के अधिनियम में, अभी थोड़ी देर पहले ही कितनी बार पढ़ा रहा हूं, तो ये हमें क्या रखना है बेटा, याद रखना है। चलिएगा, ये अपने नोट्स में वहीं पे ऐड कर लेना ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को, ये पहले मैं लिखवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, पीछे कहीं पे लिखवाया है मैंने, मुझे याद आ गया। ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करवाया था पहले। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन सा अधिनियम है? 1935। 1861 का जो अधिनियम पढ़ाया था उसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और वहीं पर मैंने बताया था। ठीक, याद आ गया? सभी को याद आ गया? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही